नमस्कार, नमस्ते सभी प्यारे भाइयों को। जैसा कि आपका टॉपिक ग्रामीण समाज हम आपको बेहतर तरीके से पढ़ाते आ रहे हैं और आपको अच्छा लग रहा है, आपको समझ में आता है, आपको लगता है कि शायद हम आपके लिए कुछ मेहनत कर रहे हैं, शायद प्रयास कर रहे हैं, तो आपका बहुत ज़्यादा अभिनंदन है हमारे YouTube चैनल, हमारे और आपके YouTube चैनल अमन स्मार्ट क्लासेस में। तो ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें, जिससे हमें पता चले कि आपको हमारे द्वारा पढ़ाया गया या फिर समझाया हुआ जितना भी कंटेंट है वो आपको पसंद आ रहा है या समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है। और इसके बाद जो आपकी हम अब तक ग्रामीण परिवेश की 5 क्लास आपको प्रोवाइड करवा चुके हैं, 5 या 6 क्लास। उसके बाद आपकी ये नेक्स्ट क्लास है, जो लास्ट क्लास थी हमारी ग्राम के अबाउट में। हमने समझाया था आपको कि ग्राम क्या होते हैं, किस प्रकार के होते हैं, उसके अबाउट में हमने आपको पूरी तरह से समझा दिया था। और बेटा ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करिए, क्योंकि समय इतना नहीं है कि जिससे आप कवर कर पाएँ पूरे कंटेंट को। ठीक है। तो आज क्लास को आगे बढ़ाते हुए आज का टॉपिक है उसी के आगे जो हमने लास्ट आपको ग्राम के अबाउट में पढ़ाया था, उसी के आगे आपका टॉपिक है। तो एक शब्द लास्ट में हमने छोड़ा था आपका ग्रामीण। ग्रामीण क्या होता है? ग्राम आपके समझ में आ गया था कि राज्य सरकार के द्वारा अधिसूचित किया गया भौगोलिक क्षेत्र। राज्य सरकार के द्वारा अधिसूचित किया गया भौगोलिक क्षेत्र क्या कहलाएगा? ग्राम कहलाता है। और उसके अलावा अब है आपका ग्रामीण। जो राज्य सरकार ने भौगोलिक क्षेत्र अधिसूचित किया है और उसमें जो व्यक्ति निवास कर रहे हैं, उनको हम ग्रामीण कहेंगे। ग्रामीण मतलब ग्राम में निवास करने वाले व्यक्ति। बेटा व्यक्तियों को बोलेंगे। ग्राम में तो आपके जानवर, पशु पक्षी, भैंस, ये सब भी निवास करते हैं, इनको ग्रामीण नहीं बोल देंगे हम। तो इनमें सिर्फ आप ग्रामीण बोल सकते हो व्यक्तियों को जो यहाँ पर निवास कर रहे हैं। तो ग्रामीण वो व्यक्ति हैं जो गांव में निवास करते हैं, उन्हें हम ग्रामीण कहते हैं। और इन्हीं ग्रामीण के द्वारा एक ग्राम सभा। बेटा ग्रामीण आपके समझ में आ गया। जिस भौगोलिक क्षेत्र में व्यक्ति निवास करते हैं, जो ग्राम का भौगोलिक क्षेत्र है जिसमें व्यक्ति निवास कर रहे हैं, उसे हम ग्रामीण बोलेंगे। तो ग्राम में निवास करने वाले व्यक्तियों को ग्रामीण कहा जाता है। और आपकी जो ग्राम सभा होगी, जो भौगोलिक क्षेत्र है जो अधिसूचित किया है राज्य सरकार के द्वारा। जी हाँ बेटा, आपकी जो ग्राम सभा है, जो भौगोलिक क्षेत्र है जो अधिसूचित किया गया है किसके द्वारा? राज्य सरकार के द्वारा। और उस क्षेत्र में चुनाव नामावली में दर्ज नाम, मतलब वो व्यक्ति जो वोटर लिस्ट में, मतदाता सूची में आते हैं। जो व्यक्ति मत देने के लिए, वोटिंग के लिए जाते हैं, आप सभी के गांव में प्रधानी के चुनाव अवश्य होते होंगे, तो उसमें जो व्यक्ति मत देने के लिए जाएंगे, जिनका वोट आता है उस सूची में, उसको हम, उसमें जो नामावली, जो लिस्ट बनकर आई है, उसे हम बोलते हैं आपकी ग्राम सभा, या फिर उसे बोल सकते हो वोटर लिस्ट, और उसी को बोला जाता है ग्राम सभा। उसे क्या बोला जाएगा? ग्राम सभा। उसके लिए बेटा वोटिंग कार्ड आपको बनवाना पड़ेगा, आपको अपना रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है, जिसके बाद आपका नाम उसमें आता है। अगर आप रजिस्ट्रेशन नहीं कराते तो उसका तात्पर्य यह है कि आप अपने अंतिम दिनों में क्यों ना हो, उसके बाद भी आपका नाम वोटिंग लिस्ट में या फिर ग्राम सभा में नहीं आ पाएगा। ठीक है बेटा। आगे ग्राम सभा, भौगोलिक क्षेत्र जो अधिसूचित किया है, उस क्षेत्र में जो चुनाव होगा, उस नामावली में दर्ज नाम अर्थात वोटर लिस्ट, उसे बोलेंगे हम ग्राम सभा।
इसके बाद ग्राम सभा या फिर ग्राम पंचायत भी कह सकते हैं। इसके बाद होती है ग्राम पंचायत समिति। ये ग्राम सभा क्या करेगी, अपने लिए एक समिति बनाती है अपना विकास करने के लिए। अब ये तो नहीं कि प्रत्येक व्यक्ति अपने लिए अपना विकास करने के लिए सोचे या फिर पूरे गांव का विकास एक ही व्यक्ति करता रहे, तो एक समिति बनाई जाती है। एक समिति बनाई जाएगी जिसे आप ग्राम पंचायत समिति बोल सकते हो, और इसमें आपका प्रत्यक्ष निर्वाचन होता है, डायरेक्ट इलेक्शन, जिसमें व्यक्ति भी भाग लेते हैं। डायरेक्ट इलेक्शन हम उसे बोलेंगे जिसमें प्रत्येक व्यक्ति जाकर मत देता है, उसे हम डायरेक्ट इलेक्शन बोलेंगे। जैसे प्रधान के चुनाव में प्रत्येक व्यक्ति जाकर अपना मत देकर आता है, तो वो एक डायरेक्ट इलेक्शन है या फिर प्रत्यक्ष निर्वाचन है। और ये प्रत्यक्ष निर्वाचन के द्वारा ही, मतलब जो आपके वोटर लिस्ट में, जो ग्राम सभा या ग्राम पंचायत सभा में जो व्यक्ति थे, जो वोटर लिस्ट आई थी, यही व्यक्ति इस समिति का क्या करते हैं, निर्वाचन करते हैं, ये भाग लेते हैं इसमें। ग्राम पंचायत समिति, प्रत्यक्ष निर्वाचन, और इस समिति में जो भाग लेते हैं वो हैं आपके वोटर लिस्ट में आने वाले व्यक्ति। जो अभी ग्राम सभा बताई थी उसमें जो व्यक्ति होंगे वही भाग लेते हैं। बेटा वीडियो को लास्ट तक देखना, बहुत ही अच्छा कंटेंट आपके लिए कई स्थानों से खोजबीन करके तब लाया जाता है, तो लास्ट तक वीडियो को अवश्य देखें। इसके बाद अगर देखा जाए भारत में कुल ग्राम पंचायत समिति, बेटा ग्राम पंचायत समिति समझ में आ गया होगा। ग्राम पंचायत समिति हम उसे बोलते हैं जो चुनाव नामावली या फिर मतदाता सूची में व्यक्तियों के द्वारा बनाई गई अपनी एक समिति, उसे बोलेंगे हम ग्राम पंचायत समिति। इसके बाद भारत में कुल ग्राम पंचायत समिति की संख्या कितनी है? क्यों बेटा, मन नहीं लग रहा है क्या पढ़ाई में? क्यों? अभी ये बुखार आपका वैलेंटाइन डे वाला जो बुखार है अभी आपका उतरा नहीं है क्या? अब थोड़ा सा अपने बारे में भी सोच ले, वरना जब कुछ नहीं बचेगा तब सोचोगे। आंखों को मूंदने से खतरा ना जाएगा, वो देखना पड़ेगा जो देखा ना जाएगा। बेटा पढ़ाई कर लो, वरना आपके लिए ये खतरा बना हुआ है। ऐसा ही एक जानवर है जो आपका मैक्सिको में पाया जाता है, जिसका नाम है डोडो। एक पक्षी है, जानवर नहीं है, एक पक्षी है। मैक्सिको में एक पक्षी पाया जाता है डोडो। उसकी स्पेशलिटी है, अब तो उसकी संख्या बहुत ज्यादा कम हो गई है या फिर समाप्त ही हो गई है उस देश में से डोडो पक्षी की संख्या। उस पक्षी की खासियत ये थी कि जब भी कोई शिकारी उसका शिकार करने के लिए आता था तो वो पक्षी अपनी आंखें बंद कर लेता था, और वो ये सोचता था कि अब मुझे कुछ नहीं दिखाई दे रहा तो मैं उसको दिखाई नहीं दे रहा हूंगा। मतलब उसने अपनी आंखें बंद की तो उसे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि उसे मैं दिखाई नहीं दे रहा हूं, तो सामने वाले को कुछ दिखाई नहीं दे रहा। तो बेटा अपने शटर बंद करने से मुसीबतें खत्म थोड़ी नहीं होती हैं, उनके लिए लड़ना पड़ता है। दुनिया उसी के पीछे दौड़ा करती है जो अपने खातिर मेहनत के पीछे पड़ जाता है। समझ में आया बेटा? दुनिया उसी के पीछे दौड़ा करती है जो अपने खातिर मेहनत के पीछे पड़ जाता है, परंतु उम्मीदों के शिलाओं का महल तब खड़ा होता है जब पत्थर पर पत्थर चढ़ा होता है। उस पत्थर को दूसरे पत्थर का दर्द सहन करना पड़ता है, उसके बाद ही आपका महल बनकर तैयार होता है। तो अगर आपको आगे बढ़ना है, अपने लक्ष्य को प्राप्त करना है, तो बेटा मेहनत करिए। बाबू सोना जाना जानू इनसे कुछ नहीं हो रहा है, ये कुछ समय तक ही आपके साथ हैं, और जब तक हैं रहिए, लेकिन इस पर भी ध्यान दीजिए। जितने भी संसाधन बनाए गए हैं वो उपयोग करने के लिए हैं,
हमने पृथ्वी पर अगर जन्म लिया है तो ऐसा तो नहीं, मैं ये तो नहीं बोल रहा कि आप सिर्फ पूरे दिन पढ़ाई करते रहिए, लेकिन इतनी पढ़ाई इतनी मेहनत तो करिए जिससे आपके लक्ष्य की प्राप्ति हो जाए। ठीक है, चलो। भारत में कुल ग्राम पंचायत समिति इनकी संख्या 2,40,202। बेटा मैं ये नहीं बोलूंगा कि ये एग्जैक्ट आंकड़े हैं, अगर आप गूगल वगैरह पर अगर देखते हो तो 2,63,000 के अप्रोक्स कुछ मिलते हैं, लेकिन 2,40,202 ये आपके कहीं तक लगभग अप्रोक्स में ये आपके आंकड़े 2,40,202, मतलब इसके अप्रोक्स में 2,50,000, 2.5 लाख ऐसे करके अप्रोक्स में आते रहते हैं। अगर उत्तर प्रदेश में बात करें तो यूपी में जो ग्राम पंचायतों की संख्या है वो 58,189 है। 58,189 उत्तर प्रदेश में ग्राम पंचायत हैं। तो ग्राम पंचायत समिति क्लियर हुआ और भारत में कुल ग्राम पंचायत समिति की संख्या पता चली 2,40,202। इसके बाद ग्राम पंचायत समिति का जो अध्यक्ष होता है, जो हेड बना होता है, ग्राम पंचायत समिति का जो हेड बनेगा या सदस्य बनेगा, ग्राम पंचायत समिति का जो अध्यक्ष बनता है उसे बोलते हैं हम ग्राम प्रधान। जरूरी नहीं है प्रत्येक ग्राम का हो, अगर छोटे छोटे गांव हैं, अगर छोटे छोटे अगर गांव हैं तो फिर वो 2 गांव या 3 गांव का भी प्रधान हो सकता है। ग्राम प्रधान इसे बोलेंगे हम ग्राम प्रधान। ग्राम पंचायत समिति का जो हेड होगा, अध्यक्ष होगा, ये ग्राम प्रधान होता है। नेक्स्ट है ग्राम पंचायत समिति में सदस्य चुने जाने की न्यूनतम आयु। ग्राम पंचायत समिति में सदस्य चुने जाने की न्यूनतम आयु होती है आपकी 21 वर्ष। ठीक है, ग्राम पंचायत समिति में सदस्य चुने जाने की न्यूनतम आयु 21 वर्ष। और जो आपका ग्राम पंचायत समिति का अध्यक्ष होता है ग्राम प्रधान, जो प्रत्येक गांव के लिए बनाया जाता है, और ये जनता का प्रतिनिधि होता है जो सरकार से बात करता है जनता की समस्याओं के लिए। ये होता है जनता का प्रतिनिधि। और एक होता है आपका विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर, वो होता है सरकार का प्रतिनिधि। मतलब ये एक दूसरे से अपनी योजनाओं को साझा करते हैं। मान लो कि किसी गांव में किसी वस्तु की जरूरत है, कोई समस्या आ रही है, नदी की, नाले सफाई, सड़क वगैरह इनकी अगर जरूरत पड़ रही है, बनवानी है, तो आप शिकायत करोगे प्रधान से। प्रधान जाकर अपनी बात को रखेगा वहां पर। उधर से जब ये योजना लागू होकर आएगी तो वो होता है आपका सेक्रेटरी, जिसे आप बोलते हो वीडीओ। सरकार की तरफ से वीडीओ आता है इस योजना को लाने के लिए या फिर इस योजना को क्रियान्वयन करने के लिए। गांव का विकास जो करेगा सरकार की तरफ से वो हो गया आपका विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर, जो ब्लॉक में बैठेगा, खंड में बैठता है। और जो गांव वालों की जो बात जाकर कहेगा वो होता है प्रधान। मतलब जनता का प्रतिनिधि प्रधान, सरकार का प्रतिनिधि ये हो जाएगा आपका वीडीओ, विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर। नेक्स्ट, तो ग्राम पंचायत समिति में सदस्य चुने जाने की जो न्यूनतम आयु होती है वो आपकी 21 वर्ष होती है। नेक्स्ट, यूपी में 1 वर्ष में ग्राम पंचायत समिति की 2 बैठक होना अनिवार्य है। मतलब 6-6 माह के अंतराल में 1 वर्ष में 2 बैठक होना जरूरी है, जिससे उस बैठक में पता चल सके कि हमने या फिर उस ग्राम पंचायत के प्रधान मिलकर कि हमने कितना विकास किया, हमें क्या क्या करना है आगे। तो यूपी में 1 वर्ष में ग्राम पंचायत समिति की जो 2 बैठक हैं वो होना अनिवार्य है। और इनका जो अंतराल रहेगा वो होता है 6 माह। 6 माह के अंतराल में 1 बैठक होना आवश्यक है। नेक्स्ट है आपका प्राथमिक क्षेत्र संबंध जनसंख्या न्यू आय के जीवन स्तर में सुधार लाना एवं विकास क्रम को आत्मपोषित करना। देखो बेटा, जो हमारा गांव है, गांव में सभी व्यक्तियों की आय जो होती है वो न्यून होती है,
और भारत सरकार और राज्य सरकार द्वारा मिलकर यही योजनाएं कि जो आपके गांव में रहने वाले व्यक्ति हैं उनकी आय में सुधार, मतलब जो न्यून आय है, जो निर्भर है कृषि पर और पशुपालन पर, जो सिर्फ खेती कर सकते हैं, जो या फिर पशुपालन कर सकते हैं, तो उनकी आय में सुधार लाने के लिए एक व्यवस्था चलाई जाती है जिससे प्रत्येक व्यक्ति को आत्मपोषित किया जा सके, मतलब इतना समृद्ध कर दिया जाए उस व्यक्ति को कि जिससे वो किसी अन्य वस्तु पर निर्भर ना रहे। जैसे कृषि है, कृषि में कोई आपदा आ जाए तो किसान के पास आगे अपना पोषण करने के लिए कोई व्यवस्था नहीं रहती। अंततः आपको देखने को मिलता होगा न्यूज़पेपर या फिर आपके जितने भी चैनल वगैरह होते हैं, न्यूज़ चैनल होते हैं, वो आपको न्यूज़ सुनाते रहते हैं कि इस गांव में इतने व्यक्तियों के द्वारा, इतने किसानों के द्वारा आत्महत्या कर ली गई। तो हमारी जो केंद्र सरकार या फिर राज्य सरकार है, इसके द्वारा ये इस प्रकार के विकास कार्यक्रम चलाए जाते हैं कि जिससे प्रत्येक व्यक्ति, जो गांव का न्यून आय वाला व्यक्ति है, वो आत्मपोषित हो सके, मतलब खुद में इतना समृद्ध हो सके जिससे उसे या फिर किसान को या पशुपालन करने वाले व्यक्तियों को यहां पर आत्महत्या न करनी पड़े। तो इस व्यवस्था को बोलते हैं, यहां पर जो व्यवस्था चलाई जाती है संघात्मक व्यवस्था, जिसमें केंद्र और राज्य मिलकर जो डेवलपमेंट करना है, विकास करना है, उन लाभों को अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाता है। मतलब केंद्र सरकार के द्वारा तो योजना लाई गई या फिर उद्देश्य बनाया गया, और राज्य सरकार करेगी क्रियान्वयन, मतलब उसको लागू करवाएगी, बांटेगी प्रत्येक व्यक्ति तक। इस व्यवस्था को कहते हैं संघात्मक व्यवस्था। मतलब केंद्र सरकार तो उद्देश्य का निर्माण कर दे और राज्य सरकार क्या करे, उसे क्रियान्वयन करवाए, सभी राज्यों में क्रियान्वयन करवाए। क्योंकि हमारे यहां पर या फिर किसी भी देश में जो संसाधन होते हैं, जो आप प्राथमिक क्षेत्र के संसाधन आप बोल सकते हो, उन पर सभी का बराबर का हक है। और हम यही बात बोलते हैं कि जितने भी हमारे पास संसाधन हैं वह अंतिम से अंतिम व्यक्ति तक पहुंच सके, उनका सभी लाभ उठाएं। तो जो पहुंचाना है, जो संसाधनों का बंटवारा किया जाएगा अंतिम से अंतिम व्यक्ति तक, तो उससे बोलते हैं हम संघात्मक व्यवस्था। केंद्र सरकार, राज्य सरकार क्या करेगी, राज्य सरकार उसे क्रियान्वयन करती है जिससे विकास के लाभों को अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाया जाए। तो यही तो मैंने लिखा है यहां पर, प्राथमिक क्षेत्र संबंध जनसंख्या न्यून आय के जीवन स्तर में सुधार लाने के लिए उनके विकास क्रम को आत्मपोषित किया जाता है, जिसे हम संघात्मक व्यवस्था कहते हैं। संघात्मक व्यवस्था में केंद्र सरकार ये उद्देश्य का निर्माण करेगी। मान लो कोई विकास के लिए कोई उद्देश्य बनाया, कोई योजना बनाई, तो उस योजना का निर्माण तो केंद्र सरकार कर देगी। लेकिन राज्यों में जो लागू अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना है, तो मतलब राज्य में लागू करवाना पड़ेगा, और राज्य उसे अपने राज्य में, राज्य सरकार जो होती है वो अपने क्षेत्र में उसे लागू करवाती है। और अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए ग्राम पंचायत तक या फिर ग्राम पंचायत के माध्यम से उन्हें अंतिम व्यक्ति तक उस विकास को पहुंचाया जाता है। इसके अलावा प्राथमिक क्षेत्र जो आपके इसमें जो आते हैं, जो उत्पादन संबंधी, जैसे कृषि, पशुपालन, कीट पालन, मत्स्य पालन आदि, जो व्यक्ति इन पर निर्भर करते हैं, जो प्राथमिक क्षेत्र से जुड़े हुए व्यक्ति होते हैं, उन्हीं या फिर यही तो ग्राम में रहने वाले व्यक्ति हैं। जो व्यक्ति कृषि करेंगे, पशुपालन करेंगे, कीट पालन, मत्स्य पालन, इन्हीं को तो हम ग्रामीण बोलेंगे। और इन्हीं की आय में हमें क्या लाना है, सुधार लाना है। तो इन्हीं को इतना आत्मपोषित करना है कि ये समृद्ध हो सकें खुद में। क्लियर हुआ? नेक्स्ट,
संघात्मक व्यवस्था, अभी तो बताया संघात्मक व्यवस्था में केंद्र सरकार होती है, राज्य सरकार। केंद्र सरकार किसी योजना के उद्देश्य का निर्माण करती है और राज्य सरकार उस उद्देश्य का क्रियान्वयन करती है, मतलब उसे लागू करती है। उसे जो लागू करेगी वो राज्य सरकार करेगी और जो आपका केंद्र सरकार है उस उद्देश्य का निर्माण करती है। जितनी भी योजनाएं हैं, जैसे एग्जांपल में आपकी मनरेगा, मनरेगा किसकी योजना है? केंद्र की, लेकिन राज्य में राज्य का काम क्या है? उसे अपने राज्यों में क्रियान्वयन करना या फिर लागू करना। ऐसे ही प्रधानमंत्री रोजगार सड़क योजना या गारंटी योजना, एक है सड़क योजना, एक रोजगार गारंटी योजना है। चलाया किसने? केंद्र सरकार ने, और क्रियान्वयन कौन करेगी? राज्य सरकार। तो आई होप समझ में आ गया होगा। संघात्मक व्यवस्था क्या होगी? केंद्र सरकार जिन योजनाओं का निर्माण कर रही है उन योजनाओं को जो लागू करेगी वो राज्य सरकार करती है, जिसे हम बोलते हैं संघात्मक व्यवस्था। एग्जाम्पल में आपका मनरेगा या प्रधानमंत्री रोजगार सड़क योजना। क्लियर हुआ? चलो आगे बढ़ते हैं। ये कुछ इंपॉर्टेंट या फिर महत्वपूर्ण फैक्ट हैं जो गांव से संबंधित है। एशिया का पहला ग्रीन गांव, बेटा बहुत ही ज्यादा फायदेमंद है, कहीं नहीं दिखाई देंगे, कहीं नहीं मिलेंगे आपको, लेकिन एग्जाम में मिल सकते हैं। ऐसा मत समझना कि एग्जाम में अभी नहीं मिलेंगे, कहीं नहीं मिलेंगे, तो एग्जाम में मिलेंगे। ये डायरेक्ट एग्जाम में फेस टू फेस आपकी मुलाकात होगी इनसे, क्वेश्चन आपके सामने, और एक आपका मायूस सा चेहरा, अगर क्वेश्चन का आंसर नहीं आएगा तो चेहरा मायूस। तो एशिया का पहला ग्रीन गांव वो है आपका खोडोमा। एशिया का पहला ग्रीन गांव ये है आपका खोडोमा, जो आपका नागालैंड में पड़ता है। खोडोमा गांव जो है एशिया का पहला ग्रीन गांव है। इसके बाद सौर ऊर्जा पर आत्मनिर्भर गांव, जो पूरी तरह से सौर ऊर्जा पर आत्मनिर्भर है, ऐसा गांव कौन सा है बेटा? बैतूल। और ये बैतूल है आपका एमपी में। आपके एमपी के बैतूल से एक नदी निकलती है, जरा कमेंट बॉक्स में बताना कौन सी नदी है वो। एमपी के बैतूल जिले से एक नदी प्रवाहित होती है जो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना कि वो कौन सी नदी है। इसके बाद अगर पूछा जाए वयस्क आबादी का टीकाकरण, वयस्क आबादी का टीकाकरण करने वाला जो गांव है वो है आपका बयान, जम्मू कश्मीर। ये पड़ेगा आपका बयान, जम्मू कश्मीर में। इसके बाद नेक्स्ट है एशिया का सबसे साफ सुथरा गांव, सबसे अच्छा, हमारे तुम्हारे जैसा नहीं। क्यों? हमें तो उसी जगह गंदगी करने में मजा आता है जहां पर टैग लिखा हुआ रहता है, जहां पर हमारे सामने लिखा रहेगा चेतावनी, वहीं पर जाकर हमें टकराना होता है। बस स्टैंड पर देखा होगा ना, नगर पालिकाओं के द्वारा व्यवस्थाएं सारी की जाती हैं, लेकिन व्यक्ति उसी जगह पर जाकर, गधा उसी जगह पर जाकर सिर मारेगा जहां पर टैग बना हुआ होगा। ठीक है, तो एशिया का सबसे साफ सुथरा गांव है मेलेमांग। बेटा भावनाओं में नहीं जाना है, समझ तो गए होंगे, ठीक है ना। एशिया का सबसे साफ सुथरा गांव ये है आपका मेलेमांग, और ये पड़ता है मेघालय में। साफ सुथरा गांव मेलेमांग, मेघालय। नाम मेला है लेकिन साफ सुथरा है, मेघालय में पड़ेगा, नाम ही मेला है इसका, मेलेमांग। एशिया का सबसे साफ सुथरा गांव मेलेमांग। भारत का पहला डिजिटल आर्थिक गांव, भारत का पहला डिजिटल आर्थिक गांव ये है आपका अकोदरा, गुजरात। एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं, एशिया का पहला ग्रीन गांव खोडोमा, नागालैंड। सौर ऊर्जा पर आत्मनिर्भर गांव बैतूल, एमपी, और बैतूल से बताना कौन सी नदी निकलती है आपकी। वयस्क आबादी का टीकाकरण करने वाला गांव बयान, जम्मू कश्मीर। और आपका एशिया का सबसे साफ सुथरा गांव मेलेमांग, मेघालय।
नेक्स्ट है आपका भारत का पहला डिजिटल आर्थिक गांव अकोदरा, गुजरात। यहां तक बेटा क्लियर हो गया होगा? ठीक है, चलो आगे देखते हैं। यह आपके सामने चार्ट बना हुआ दिखाई दे रहा है कि हमने ग्राम और यहां पर नगर के बारे में विशेषताएं या फिर विषमताएं बताई हैं। यह आपकी नगर के बारे में विषमताएं हैं। ये आपका गांव है और इधर ये आपका नगर है। हमने अभी तक एक जो है फैक्ट अभी तक पढ़ा है कि गांव में लगभग 68% आबादी जो ग्रामीण है भारत के, वो 68% आबादी है। ये विषमता है नगर में और आपके गांव में। तो गांव में रहने वाली जो जनसंख्या है वो लगभग 68% है। 2011 की जनगणना के अनुसार 68.89%, जिसे आप 68.9% भी पढ़ लेते हो या फिर 8%। तो 68.9% आंकड़े हैं 2011 की जनगणना के अनुसार। गांव में निवास करने वाले व्यक्तियों के 68% से ज्यादा, 68% से ज्यादा जनसंख्या आपके गांव में निवास करती है। 68 इधर कर रही है तो नगर में कितनी करेगी? जो 100 में से शेष बचेगी। तो 32% व्यक्ति जो होते हैं वो नगर में निवास करते हैं और 68% व्यक्ति आपके गांव में निवास करते हैं। और दोनों में आपने विषमता बहुत देखी होगी। गांव का व्यक्ति एक तरह से फ्री बैठा रहता है, सिर्फ उस पर काम तभी होगा जब कृषि या फिर पशुपालन जैसा काम होगा। लेकिन शहर का व्यक्ति उसे सिर्फ अपने काम से मतलब रहता है। तो यहां पर गांव में जो समस्याएं हैं, विषमता कहां पर है? आपको दिखाई दे रहा है गांव का जो गोला बना हुआ है वो थोड़ा बड़ा है और जो आपका नगर का ये थोड़ा छोटा है, क्योंकि यहां पर 32%, यहां पर 68%। ये नगर यहां पर जो आपके एक तरह से विकास है वो कुछ ज्यादा मात्रा में है। जैसे नगर में परिवहन व्यवस्था बहुत अच्छी होती है, आने जाने के लिए सुगम परिवहन की व्यवस्था की जाती है। नगर का जो व्यक्ति है वो शिक्षित होता है, यहाँ पर एजुकेशन बहुत ही अच्छी मात्रा में, और इसकी विविधता भी है। सभी प्रकार की एजुकेशन, विविधता मतलब सभी प्रकार की एजुकेशन यहाँ पर पाई जाती है, आपको जैसी चाहिए वैसी। यहाँ पर विविधता पूर्ण है, विविधता पूर्ण है। तो परिवहन की व्यवस्था है, शिक्षा की व्यवस्था है, नगरों में उद्योगों की व्यवस्था है, जिससे नगरीय व्यक्ति आराम से अपनी जीवन शैली को हायर या फिर उच्च कर सके। तो नगर का व्यक्ति उद्योग, यहां पर उद्योगों की व्यवस्था है जिससे वो अपने आर्थिक व्यवस्था को सुधार सके। सूचना तकनीकी यहां पर फैली हुई है, सूचना तकनीकी यहां पर बहुत अच्छी है। मतलब कि आपकी जो कम्युनिकेशन करने का तरीका है, ऐसी चीजें जिसे गांव में अभी तक जानते नहीं है, कंप्यूटर वगैरह, कंप्यूटर ऑपरेटिंग, ऐसी तकनीकी यहां पर बहुत ही ज्यादा हैं। तो बहुत ही स्पीड में यहां पर काम हो जाता है। और गांव में अभी बहुत से गांव ऐसे हैं जहां पर अभी तक पोस्ट ऑफिस या फिर डाक के ऊपर या डाकिया के ऊपर ही आश्रित हैं। लेकिन नगर में ऐसा नहीं है, यहां पर सूचना तकनीकी का विकास है, काम सेकंडों में हो जाता है। स्थानीय सुविधाएं यहां पर बहुत अच्छी हैं। स्थानीय सुविधाओं का मतलब हॉस्पिटल्स, अस्पताल, और गांव में इसकी बहुत ही ज्यादा मारामारी है, अस्पताल की, स्वास्थ्य की। अगर आप नगर में कोई आपको समस्या उत्पन्न होती है तो स्थानीय सुविधाएं वहां पर इतनी अच्छी हैं, पीने का पानी, सभी व्यवस्थाएं, कि आपको ज्यादा वहां पर परेशानी नहीं होती। और गांव की अगर बात करें तो वहां पर स्थानीय समस्याएं इतनी ज्यादा हैं कि गांव का व्यक्ति शहर तक नहीं आ पाता, क्योंकि परिवहन भी इतनी अच्छी मात्रा में इसका विकास नहीं हुआ। तो नगर में उद्योग, सूचना तकनीकी, स्थानीय सुविधाएं, इसके अलावा उच्च जीवन शैली मतलब वहां के व्यक्तियों का जो स्टैंडर्ड है
वो बहुत ज्यादा हाई है। अच्छे अच्छे कपड़े पहनना, परफ्यूम लगाना, इत्र लगाना। और गांव में ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि वहां की उच्च जीवन शैली नहीं है। खेती में काम करने वाले जो व्यक्ति हैं, क्या वो परफ्यूम लगाकर घूमेंगे? तो यहाँ पर जो होगी आपकी निम्न जीवन शैली, वहां पर उच्च जीवन शैली। इसके अलावा वित्तीय समावेशन बहुत ज्यादा है नगरों में। वित्तीय समावेशन का मतलब यह है कि प्रत्येक व्यक्ति का बैंकिंग में अकाउंट अवश्य है। और गांव में जनधन योजना चलने के बाद भी अकाउंट, अगर भारत में बात की जाए तो लगभग 36 से 38 करोड़ ग्रामीण व्यक्तियों का वित्तीय समावेशन हुआ है बैंकिंग में। और नगर में मैक्सिमम सभी व्यक्तियों का वित्तीय समावेशन है। तो यहां पर वित्तीय समावेशन अधिक है। ज्ञान विज्ञान अधिक मात्रा में है। लोगों को जागरूकता अधिक है, अवेयरनेस लोगों में अधिक है नगरों में। और इसी के अलावा अगर यहां पर देखें गांव में, तो यहां पर अभी तक परंपराएं चल रही हैं। जो पुराने या फिर बुजुर्ग व्यक्ति हैं, उनके ट्रेडिशंस जो अभी तक माने हुए हैं। दो बातें होती हैं, एक परंपराएं और एक दूसरी बात रूढ़िबद्ध होना। रूढ़िबद्ध दोनों अलग अलग शब्द हैं। परंपराएं जो काफी समय से प्रचलित हैं और चलती हुई आ रही हैं। और रूढ़िबद्ध धारणा ऐसी होती है जो किसी व्यक्ति ने बोली, कोई भी बात बोली, चाहे वो झूठ हो चाहे सत्य हो, लेकिन उसे इतनी बार बोल दिया जाए कि फिर वही सत्य लगने लग जाए, तो उसे बोलते हैं हम रूढ़िबद्ध धारणा या फिर विचारधारा। और यहां पर ये परंपराएं, बहुत सारी आपने परंपराएं देखी होंगी गांव में, जैसे बाल विवाह, ये एक परंपरा है। सती प्रथा, ये भी एक आपकी परंपरा थी। तो अभी तक यहां पर परंपराएं लागू होती हैं। अभी तक यहां पर अंधविश्वास है। गांव का विकास न होने का कारण है अंधविश्वास। इसके अलावा यहां पर कुप्रथाएं बहुत हैं। जो कुप्रथाएं मतलब बेकार की जो प्रथाएं हैं, वो बहुत चलती हैं। इसके अलावा यहां पर अल्प विकसित समाज है। नगर का उच्च जीवन शैली है, तो समाज कैसा होगा? उच्च विकसित, हाई स्टैंडर्ड। लेकिन यहां पर गांव में अल्प विकसित समाज है। आर्थिक विषमता बहुत ज्यादा मिलेगी, क्योंकि यहां पर उद्योग है और यहां पर उद्योग नहीं है, तो आर्थिक विषमता भी बहुत है। अब इसी में सुधार लाने के लिए केंद्र और राज्य सरकार संघात्मक व्यवस्था चलाती है या फिर विकास करने के लिए योजनाएं लेकर आती है। जैसे भूमि सुधार करना, प्रत्येक व्यक्ति तक भूमि का बंटवारा करना, पहुंचाना। जैसे पंचवर्षीय योजनाएं, जो 5 वर्ष के बाद योजनाएं लाई जाती हैं, पंचवर्षीय योजनाएं। ग्रामीण रोजगार, गांव के व्यक्तियों को रोजगार दिया जाए। तो ये सब क्या है? गांव की स्थिति को सुधारने के लिए, यहाँ के व्यक्तियों की जीवन शैली को उच्च करने के लिए, जिससे अल्प विकसित जो समाज है वो अधिक मात्रा में विकसित हो सके। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो में कुछ भी अलग लगता है या फिर दिखाई देता है कि कुछ अच्छी तरह से आपको समझाया जा रहा है, आपको अन्य पुस्तकों या फिर अन्य व्यक्तियों के अलावा यहां पर कुछ बेहतर दिखाई देता है, तो आप ज्यादा से ज्यादा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, जिससे हमें पता चले कि आपका प्रतिवेदन क्या है, आपका आंसर क्या है। तो ज्यादा से ज्यादा हमारा सहयोग करें। ना भी करोगे तब भी हम आपके साथ हैं। वैसे प्रतिवेदन से यहां पर आपको पता चलेगा, अगर कोई भी क्वेश्चन या फिर कोई भी बात आपको समझ में नहीं आती है, तो आप कमेंट बॉक्स में
उसको छोड़ सकते हैं, जिससे मैं अगले दिन आपको उस बात को समझा सकूं। और जो आपको आज बताया है कि आपको जो आपकी तैयारी है, जो आपके सामने परीक्षा है, उसके सामने खड़ा रहना एक चट्टान की तरह। जरूरी नहीं कि आप अपनी लाइफ में अगर सक्सेस हो गए हो या फिर शिक्षित हो या फिर आप टॉपर हो। प्रत्येक व्यक्ति अपने जीवन में टॉपर होता है, प्रत्येक व्यक्ति एक ना एक बार। लेकिन वो व्यक्ति उस टॉपर वाली स्थिति में कब तक बना रहेगा? जो आपका हिमालय है, जो पर्वतराज जिसे आप बोलते हो, जो आपका हिमालय है, उस पर चढ़ तो कोई भी व्यक्ति जाएगा, लेकिन उस शिखर पर बना कब तक रहेगा वो? असली सक्सेसफुल व्यक्ति वही कहलाता है। तो आपको चट्टान पर चढ़ना है और चढ़कर वहां पर डटे रहना है। आप जिस प्रकार से टॉपर हो वो स्थिति बनाए रखिए, मेहनत करते रहिए। नमस्कार, इतना ही कहना चाहूंगा। और ज्यादा से ज्यादा तैयारी करें। कोई आपको समस्या आ रही है या फिर कोई आपका डाउट है तो हमें बताइए, जिससे हमको पता चले कि ये पॉइंट आपको समझ में नहीं आता है। और ज्यादा से ज्यादा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। और जानू सोनू और जो मोना वगैरह जो तुम्हारी हैं उन्हें छोड़ो, क्योंकि आपका वैलेंटाइन डे तो अब निकल चुका है। कुछ न रह सका यहाँ वीरानियां तो रह गई। ये बाद के लिए, जो जानू सोनू मोना आपकी चली जाएंगी तब। कुछ न रह सका यहाँ वीरानियां तो रह गई, तुम चले गए तो क्या? क्यों? तुम चले गए तो क्या कहानियां तो रह गई। कुछ न रह सका यहाँ वीरानियां तो रह गई, तुम चले गए तो क्या कहानियां तो रह गई।